5 प्रकार। क्षेत्र भेद से पारद के 5 प्रकार होते हैं। वैसे तुम आगे जब पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ ये पांचों के नाम लिखे हुए हैं, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। ऐसे डाउन लिखना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना रस, फिर रस के बगल में लिखना जरा रोग मृत्यु नाशाय। जरा रोग मृत्यु नाशाय। और रक्तवर्ण बगल में लिखना रक्तवर्ण। जरा कहाँ पढ़ रहे हैं? पूर्व जो लास्ट क्लास में हम छूट गया था ना, क्षेत्र भेद से पारद के 5 प्रकार। ओके सर। वो लिखवा रहा हूँ। क्षेत्र भेद से पारद के 5 प्रकार हेडिंग डालोगे और तुम्हारे जहाँ पे एक जगह पर्याय दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक, ये क्रम से लिखोगे। रस, रस के नीचे रसेंद्र, रसेंद्र के नीचे सूत, सूत के नीचे पारद और पारद के नीचे मिश्रक। रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। रस के बगल में लिखोगे जरा रोग मृत्यु नाशाय। धन्वंतरी की किसी को वंदना याद है? धन्वंतरी वंदना? जी सर। जी मैडम। जी सर, मुझे आती है। हाँ, तो उसमें लिखा है वर्ड उनके लिए धन्वंतरी क्या रहता है? नाशनम। तो वही है यहाँ पे, जरा रोग मृत्यु नाशाय रस वाला है। रसेंद्र के लिए लिखना रस ओपरस राजत्वाद। रस ओपरस राजत्वाद। वीडियो ऑन करो सभी। रस ओपरस रजत्वाद। फिर इसके बाद सूत के लिए लिखना देह लोमयी सिद्धि। देह लोमयी सिद्धि। देह लोहमयी सिद्धि। ठीक है, लिख लिए। अब पारद के लिए लिखो रोग पंक, रोग पंक आब्धि मग्नानाम। रोग पंक आब्धि मग्नानाम। सर एक बार फिर से बता दो। रोग पंक आब्धि मग्नानाम। रोग पंक आब्धि मग्नानाम। पायल, रुखसार, प्रियंका। रोग पंक आब्धि मग्नानाम। सर फिर मिश्रक में लिखो। हाँ हाँ पायल। सर अपूर्वा पूछ रही है कॉल कर ले वो आपको, एक्चुअली वो ट्रैवल में इसलिए। ठीक है, कर ले कॉल से बोले। रोग पंक आप, ठीक है। अब मिश्रक में लिखो सर्वधातु गतम तेजो। सर्वधातु गतम तेजो। जरा के आगे लिखना रक्तवर्ण। रसेंद्र के आगे लिखना कपिलवर्ण। रसेंद्र के आगे लिखना कपिलवर्ण। सूरत के आगे लिखना, सूत के आगे पीतवर्ण। सूत में लिखना पीतवर्ण। अब पारद में लिखना श्वेतवर्ण। पारद श्वेतवर्ण। मिश्रक में लिखना मयूर चंद्रिका छाया। मयूर चंद्रिका छाया। इसमें देखो कपिल का वर्ण का क्वेश्चन आता है। वर्ण का क्वेश्चन आता है कि जैसे रस किस वर्ण का है, तो रक्त वर्ण का, तो रस रक्त हो जाएगा। रा वर्ड आ रहा है ना, रस में रा है, तो रा से याद करना रक्त। एक कपिल वाला तुम्हें दिक्कत करेगा, रसेंद्र वाला। सूत का क्या हो जाएगा? पीत। जो सूत हो जाएगा पीत, इसको भी थोड़ा सा मार्क करना होगा। पारद जो है सफेद कलर का होता है, तुम्हें मालूम है, देखा है तुमने।
और जो मिश्रक होता है वो कैसा हो जाएगा, मिश्रक मां से मयूर। तो देखो 3 वर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे, रक्तवर्ण याद हो जाएगा, श्वेतवर्ण याद हो जाएगा, मयूर चंद्रिका अच्छा हो जाएगा। कपिल तुमको भूलेगा, तो कपिल को मार्क करो और पीत को मार्क करो, ये तुमको भूलेगा, कपिल और पीत। तो कपिल में तुम लोग देखना इंद्र आता है, तो इंद्र कैसा है, कपिल उसका दोस्त है, इंद्र और कपिल दोस्त हैं। और जो सूत हो जाएगा वो पीत है। सूप याद कर लेना, सूप। 3 तो याद रहेंगे ना, 2 को मार्क कर लेना कि 2 तुम्हें भूलेंगे, तो उसे अच्छे से करना होगा। पारद की उत्पत्ति को जानने वाले 4 चीजों की प्राप्ति होती है। जो पारद की उत्पत्ति को जानता है उसे 4 चीजों की प्राप्ति होती है, लिखो। आरोग्य, दीर्घायु, रसकर्म। ये वीडियो ऑन करो, तुम वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो थोड़ी देर में। आरोग्य, दीर्घायु, रसकर्म, संतान वृद्धि। आरोग्य, दीर्घायु, रसकर्म, संतान वृद्धि। सर ये किसका है? ये पारद की उत्पत्ति को जो जानता है, ठीक है, उसको ये 4 लाभ मिलते हैं। एक आरोग्य मिलता है, दीर्घायु मिलता है, रसकर्म की सिद्धि मिलती है उसे, और संतान की वृद्धि मिलती है। पारद की उत्पत्ति में 3 शब्द आते हैं। एक आता है पक्षी शब्द, तो पक्षी शब्द मिलता है अथर्ववेद में। पारद की उत्पत्ति पक्षी शब्द अथर्ववेद। ठीक है, पारद की उत्पत्ति पक्षी शब्द लिखना अथर्ववेद में। कूट स्वर्ण व्यवहारी, कूट स्वर्ण व्यवहारी, यज्ञवल्क्य की स्मृति। कूट स्वर्ण व्यवहारी, यज्ञवल्क्य की स्मृति। सुवर्ण भेद कथन, सुवर्ण भेद कथन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। सुवर्ण भेद कथन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। चरक संहिता में रेफरेंस लिखो, पारद कहाँ पे मिलेगा तुम्हें। सर हाँ, अथर्ववेद वाला बताना, क्या बोला था? पक्षी शब्द अथर्ववेद, पारद की उत्पत्ति उसमें पक्षी शब्द आएगा अथर्ववेद। कूट स्वर्ण व्यवहारी, यज्ञवल्क्य की स्मृति। कूट स्वर्ण व्यवहारी, यज्ञवल्क्य की स्मृति। सुवर्ण भेद कथन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। स्वर्ण भेद कथन, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो, चरक संहिता में पारद का रेफरेंस जो आता है वो नोट करो। चरक संहिता में पारद का रेफरेंस कुष्ठ चिकित्सा, चरक चिकित्सा 7/71 कर लेना, 7/71। कुष्ठ चिकित्सा, चरक चिकित्सा 7/71 और लेपनार्थ चरक चिकित्सा 25/16। 2 चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, पारद का उपयोग। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। अपन इसे पारद पर अच्छी तो लिखवा चुका था ना सर, कि नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था ना, ठीक है। अब अपन ने पेज पढ़ लिया, 30 नंबर पेज पढ़ लिया था। नेक्स्ट पेज में 14, जहां पारद का अपन को शोधन करना है। यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें देखो देखो पारद का 2 प्रकार का शोधन किया जाता है। एक सामान्य शोधन होता है, एक विशेष शोधन होता है। सामान्य शोधन अपन जनरल यूज में ला सकते हैं, विशेष शोधन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। तो जो सामान्य शोधन होता है व्याधि हरण के लिए होता है, लहसुन प्लस सैंधव से होता है। लिख लो, उसमें जो उसमें योग लिखो, वहां पे पूरा नहीं लिखा, तुम लिखो सुधारज प्लस रसोन कल्क, सुधारज प्लस रसोन कल्क प्लस सैंधव लवण। रज
रसोन कल्क प्लस सैंधव लवण। सर सुधारज क्या है? सुधारज चूने का पाउडर। सुधारज जो है चूने का पाउडर कहलाएगा। रसोन कल्क हो जाएगा, रसून का कल्क, और सैंधव लवण संभाग। इसमें जो सैंधव है वो सैंधव जो है आधा पार्ट में होगा, बाकी रसून और सुधा संभाग में होगा। सुधा प्लस रसून संभाग में होगा, सैंधव आधे भाग में होगा। नमक ज्यादा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे, ऐसा याद रखना। बाकी दोनों कंटेंट बराबर होंगे, नमक आधा डालेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया मार्क, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद। हाँ, अब देखो यहाँ पे विशेष शोधन देखते हैं। तो विशेष शोधन पहले रस तरंगिणी के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ रस रत्न समुच्चय के याद करना है। तो विष, वह्नि, मल, ये तुमको 3 टर्म याद है। विष होता है, वह्नि होता है, मल होता है, फिर नाग होता है, फिर वंग होता है, फिर चापल्य होता है, फिर असहनी होता है, गिरिदोष होता है। ये तुमको पढ़ा है ना। अब जो विष, वह्नि, मल है उसके लिए एक छोटा सा वर्ड लिखोगे, चित्रक। तो देखो विष के आगे लिखा हुआ है चित्रक, वह्नि के आगे लिखा हुआ है त्रिफला, और मल दोष के आगे लिखा हुआ है कुमारी स्वरस। मिल गया? मिल गया ना? जी सर मिल गया। याद जी रहेगा सर। चित्रक। तो चित्रक हो जाएगा, त्रिफला हो जाएगा, कुमारी स्वरस हो जाएगा, विष, वह्नि, मल हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है नाग दोष। तो नाग दोष में लिखा है ग्रह धूम प्लस सृष्टिका चूर्ण और हरिद्रा चूर्ण से। तो नाग को देखोगे तुम, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और जो घर से निकलने वाला धुआं होता है वो भी ऊपर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो ग्रह धूम हो जाएगा। और 2 चूर्ण है, स्टिका और हरिद्रा। अगर एक वर्ड याद है तो तुम दूसरा वर्ड निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा आता है वंग दोष। तो वंग दोष में लिखा है इंद्रायण प्लस अंकोल प्लस हरिद्रा अंकल। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हो, इंद्र अंकल हरिद्रा, या इंद्र अंकल हरिद्रा वंग। तो देखो वंग में ऊपर ना है, इंद्रायण में भी ना है, तो वंग अंकोल, वंग या इंद्र अंकल। इसके बाद होता है चापल्य दोष। चापल्य दोष जो होता है कृष्ण धतूर बीज से, धतूरा खाने से चंचलता आती है ना, चापल्य हो जाता है, पागल होता है, उन्माद। तो चापल्य कृष्ण धतूर। फिर आता है असहग्नि दोष। असहग्नि दोष मतलब जो अग्नि को ना सह पाए। तो अपन लोग क्या करते हैं, पित्त के रेचन के लिए गोक्षुर देते हैं ना, पित्त का रेचन मूत्र से होता है। तो असहग्नि दोष गोक्षुर से। और इसके बाद गिरि दोष त्रिकटु से, शिवम परवेश, गिरि दोष त्रिकटु से। तो गिरि पर्वत को कहते हैं ना, तो त्रिकुट पर्वत का नाम सुने होगे ना तुम, त्रिकुट सुने, त्रिकुट पर्वत। जी सर, चित्रकूट में है, त्रिकूट में। संजीवनी वगैरह हनुमान जी उखाड़ के लाए थे, राम से रिलेटेड त्रिकुट पर्वत। ठीक है, ढूंढ लेना, एक बार पढ़ना। तो देखो विष का शोधन किससे करते हैं, बोलो। चित्रक। वन्नी का शोधन किससे करते हैं, त्रिफला। त्रिफला। और मल का शोधन किससे करते हैं, कुमारी स्वरस। कुमारी स्वरस। नाग का शोधन किससे करते हैं, नाग दोष। धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा। ठीक है, और इसके बाद जो ये बताओ, जो वंग दोष होता है इसका शोधन किससे करते हैं, हरिद्रा, इंद्रायण और अंकोल। इंद्रायण, अंकोल और हरिद्रा। और चापल्य दोष का शोधन किससे करते हैं, कृष्ण धतूर बीज। और असहनी दोष किससे करते हैं, गोक्षुर। ठीक है। गिरि दोष का शोधन किससे होता है, त्रिकटु। त्रिकटु से। अब तुमको रस तरंगिणी के 3 पॉइंट याद करने हैं। तो विष का शोधन करते हैं अपन लोग त्रिफला से। इसके बाद जो वन्नी का शोधन करते हैं चित्रक से, और जो मल का शोधन करते हैं आरगवत फल मज्जा से। तो आरगवत की फल मज्जा तुमने देखा होगा मल की टाइप की होती है। आरगवत की फल मज्जा मल के जैसी ही दिखती है, देखियो रेडिश कलर की होगी, डॉट डॉट जिसमें पड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो विष हो जाएगा यहाँ पे, विष में यहाँ पे देखो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, हमारे शरीर में टॉक्सिक मटेरियल को निकालने के लिए वैसे भी विष दिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट बना लो, विष के लिए क्या हो जाएगा, त्रिफला रस तरंगिणी। वन्नी में देखो अग्नि है, और चित्रक में भी अग्नि का काम करता है ना, चित्रक भी अग्निदीपन का काम करता है। और
इसके बाद मल दोष हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, आरक वचन बन जाएगा। 3 वर्ड अलग से याद रखना है। अच्छा, ये सारे के सारे वर्ड मार्क कर लेना, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अशुद्ध सेवन से लिखा है कि विष के सेवन की क्या होता है, मृत्यु होती है, मालूम है। वहनी का सेवन करोगे, अग्नि खाओगे तो शरीर में ताप ही ना बढ़ेगा, अग्नि खाएंगे तो ताप बढ़ेगा। फिर अगर मल दोष अगर खा लेंगे तो क्या होगा, पता चल गया कि मुंह में मल गया, क्या होगा, मुंह जड़ हो जाएगा, जैसा था वैसे ही होगा। तो मल से जड़ता, म्यूट कर लो ये किसके साथ, ठीक है, मल से जड़ता हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है नाग दोष से व्रण। जब नाग काटता है तो 2 डॉट पड़ जाते हैं ना, नाग के काटने से डॉट पड़ेगा ना, तो नाग से क्या हो जाएगा, व्रण। वंग में क्या हो जाएगा, कुष्ठ, तो वंकु याद कर लो, वंकु, वंकु नाम होता है ना। ये वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो, क्यों शिवम, प्रियंका, परवेश, एक ऑफ करता है उसके देख देख के बाकी भी करते रहते हो, बोलने पे भी नहीं करते। और इसके बाद देखो, जो वंकु याद कर लिए, चापल्य से क्या हो जाएगा, बीज नाश। जब मैंने तुम्हें बताया था खेत में बीज पड़े और जब ज्यादा चल देते हैं तो क्या हो जाएगा, बीजों का नाश हो जाएगा ना। इसके बाद असहनीय दोष में क्या हो जाएगा, मोह। जब सह नहीं पाओगे तो मोह होगा, ये बस अलग से ये मार्क करना, ये तुमको भूलेगा। असहनीय दोष, मोह। और गिरी दोष में क्या आता है, स्फोट, पर्वतों पे विस्फोट होते हैं ना। ठीक है, अब तुम इसे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, मैं इसे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। अब सीधे चलते हैं अपन पारद के संस्कार में। तो पारद के टोटल संस्कार होते हैं 18। पारद के संस्कार कितने हैं, 18। पारद के संस्कार कितने हैं, 18। इसमें 8 प्रधान होते हैं और 10 क्या होते हैं, परिभाषिक अर्थ ना होने से कष्ट साधक, मतलब उनकी क्लियर डिफिनीशन नहीं दी गई है तो उन्हें थोड़ा सा डिटेल करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसीलिए कहा गया कष्ट साधक। 19वां, इसमें अनुवासन संस्कार रसेंद्र चिंतामणि ने बताया था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि टोटल पारद के संस्कार 18 होते हैं, तुम्हें मालूम है, लेकिन पूछा गया कि 19वां संस्कार किसने बताया है, तो रसेंद्र चिंतामणि ने बताया है। 19वां रसेंद्र चिंतामणि, ठीक है, 19वां रसेंद्र चिंतामणि हो जाएगा। एक इसी तरह क्वेश्चन आता है कि पारद में द्रावण संस्कार का वर्णन किसने किया है, द्रावण, द्रावण रसाणव, देखो रसाणव में ऋणा है, द्रावण में भी ऋणा है, ऐसा करके याद रखना। पारद में द्रावण संस्कार किसने बताया, तो रसाणा हो जाएगा। फिर इसका देखो यहाँ पे ना 8 संस्कारों के नाम है, ये तुमको सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी रसशास्त्र इसी में चलेगी। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, 3 टर्म तो तुम्हें याद होते हैं। स्वेदन करना है, उसी के जस्ट बाद मर्दन होता है, मर्दन के बाद मूर्छन होता है, उत्थापन होता है, ये 4 याद कर लो, ये 4 तुम्हें याद करने पड़ेंगे, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन। हाँ, ये तुम्हें 4 याद करने होंगे, आगे के 4 मैं याद करा दूंगा, उसमें याद कर लोगे। पातन, बोधन की जगह लिख लेना रोधन, और नियमन की जगह दीपन, नियमन और दीपन है तो पारोनिदा, पारोनिदा, क्योंकि ऊपर के 4 नाम याद रह जाते हैं, नीचे के 4 भूलते हैं, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, लिख लिए। अब ऊपर के जो 5 संस्कार होते हैं वो शोधन के लिए होते हैं, लेकिन नीचे के 3 संस्कार होते हैं गुणांतरधान के लिए होते हैं। गुणांतरधान का मतलब क्या है, किसी चीज में उसकी क्वालिटीज को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करवाना, नए गुणों की वृद्धि करना, वो कहलाता है गुणांतरधान, है ना। तो ऊपर के जो 5 हो जाएंगे, तो शोधन 5 प्रकार का होता है, तुम्हें मालूम है, तो ऊपर के 5 शोधन और नीचे के 3 होंगे गुणांतरधान। फिर इसके बगल में जो नाम लिखे हैं जैसे गगन भक्षण, तो मार्क करो, ये क्वेश्चन आ चुका है। गगन भक्षण, गगन किसका पर्याय होता है, आकाश के लिए, आकाश। और रस शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे अभ्रक का पर्याय, अभ्रक के पर्याय पूरे गगन के आएंगे, आकाश के, तो इसीलिए गगन भक्षण मतलब अभ्रक का भक्षण करने का। चारण, गर्भद्रुति, बाह्य द्रुति, जारना, रंजन, रंजन मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है, रंजन मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है। सारण और क्रामण,
पायल बाकी के कहाँ है, दिख नहीं रहे बाकी के। फिर इसके बाद देखो रंजन, सामने बैठो, साइड में क्यों बैठे हो। फिर इसके बाद देखो सारण, सारण के बाद क्रामर, वेद, भक्षण और अनुवासन। अनुवासन परेशान करेगा क्योंकि अनुवासन तुमने पंचकर्म के टाइप में भी पढ़ा है ना। तो अनुवासन को मार्क करो। यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि अनुवासन है, एक ऑप्शन में दे देगा पारद का संस्कार, एक ऑप्शन में देगा वस्ती का प्रकार है, एक ऑप्शन में कुछ और दे देगा, ऐसे दे देगा। तो इन चीजों को तुम्हें समझना होगा, ठीक है, मार्क कर लिए। तो देह लौह के लिए 8 संस्कार होते हैं, जबकि लौह सदृश करने के लिए 18 संस्कार होते हैं। चलो उसे बाद में लिखना, अभी इसे छोड़ो। अभी यहाँ पे देखो तुमने एक मार्क कर लिया। रस हृदय तंत्र के अनुसार संस्कार कितने होते हैं। रस हृदय तंत्र के अनुसार संस्कार कितने होते हैं। 18 लिखो, 18 रस हृदय तंत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेज में तुम एक भी लाइन नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। पारद के संस्कार में तो टोटल 18 होते हैं, जिनमें से 8 विशेष होते हैं, 10 परिभाषिक अर्थ न होने से कष्ट साध्य होते हैं। 19वां संस्कार अनुवासन संस्कार होता है, जो कि किसने जोड़ा था, रसीन चिंतामणि ने जोड़ा था। देखो इंद्र और अनुवासन नाना सेम प्रोनाउंसिएशन आता है। एक आता है कि पारद में द्रावण संस्कार किसने जोड़ा था, तो रसाणव ने जोड़ा था। ये मार्क करना, द्रावण और रव एक सा वर्ड आता है। इसके बाद हम देखते हैं 8 संस्कार। तो 8 संस्कार की शोधन विधि देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो एक इसको ना, एक कपड़ा इमेजिन करो कि एक गंदा कपड़ा है, तो गंदे कपड़े में जब मिट्टी लगी रहती है तो हम लोग उसे गर्म धोने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं। हमारे एक स्वेदन का प्रकार है। लेकिन पारद को क्या करना है, हमें स्वेदन करना है। स्वेदन करने से क्या हो जाएगा, मल की शिथिलता हो जाएगी। जैसे गर्म पानी से डालने से कपड़ा साफ नहीं होता, पर मल क्या होता है, ढीला हो जाता है ना। तो मल शैथिल्य कारकम किसमें हो जाएगा, स्वेदन में हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मर्दन। मर्दन करने से क्या होता है, बहिर्मल विनाशनम। अब किसी की शर्ट ज्यादा गंदी है तो क्या करोगे, डंडा लेके उसको बढ़िया मर्दन करो, तो क्या होगा, शर्ट साफ हो जाएगी ना। तो बहिर्मल विनाशनम, बहिर्मल चला जाएगा। या फिर ऐसे कपड़ा रखा है तो मुंगरी कहते हैं, तो मुंगरी लेके ऐसे पीटते हैं ना, तो पीटने से क्या होगा, जो बाहर का मल है वो तो निकल जाएगा, ठीक है। बचपन में तुम लोगों को भी बहिर्मल विनाशनम हुआ होगा, ठीक है, मुंगरी से। तो बहिर्मल विनाशनम क्या हो जाएगा, मर्दन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मूर्छन। मूर्छन से क्या होता है, सर्व दोष विनाशनम। जब व्यक्ति कोई मूर्छित हो जाएगा तो उसके शरीर में जितने दोष हैं सब कुछ नष्ट हो जाएंगे ना, मूर्छा आने पे सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद चलते हैं अपन, इसी में लिखा है नष्ट पृष्ठ कारकम। अब क्या होता है, पारद का हमने जब खूब सारा मूर्छन कर दिया तो जो पूरी तरह से टूट जाएगा ना पारद। अगर किसी आदमी का अच्छे से मूर्छन संस्कार होगा तो क्या होगा, अंग भंग हो जाएगा ना, हड्डी पसली उसकी टूट जाएंगी। तो नष्ट पृष्ठ कारकम मूर्छनम। बगल में लिखो रुजा हरम निर्मलत्वम। एक डंडा पड़ेगा तो खूब चिल्लाएगा, लेकिन अच्छे से कुटाई हो जाएगी और बेहोश होकर गिर जाएगा तो फिर क्या चिल्लाएगा, रुजाहर, उसका दर्द चला गया, चिल्लाना बंद। रुजाहरम निर्मलत्वम। और जो उसके दिमाग में गंदगी चल रही थी ना, पिटाई होने के बाद सारी गंदगी निकल जाती है ना, सुधर जाता है ना आदमी, तो निर्मल हो जाता है, दिमाग से सही हो गया, ठीक है। और इसके बगल में एक और लिख सकते हो, नैसर्गिक दोष विनाशनम। तो पीछे तुमने देखा था ऊपर के 3 जो होते हैं वो नैसर्गिक दोष विनाशनम करते हैं, पढ़ चुके हो। चलो अब इसके बाद आते हैं उत्थापन। अब क्या होता है, अच्छी कुटाई पिटाई हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसे उठाते हैं ना, और फिर से उसके कपड़े वपड़े झाड़ के उसे समझाते हैं कि अब दोबारा नहीं करोगे और सही रहोगे। तो इसी तरह देखो क्या होता है पारद की, अपन ने पारद की अच्छे से मूर्छन किया, मूर्छन करने के बाद उसका उत्थापन करेंगे। उत्थापन करेंगे तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम। तो जो उसके ऊपर मूर्छा आई थी, सबसे पहले उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और उसकी मूर्छा को दूर करेंगे। तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, जो उसके ऊपर मूर्छा नाम की व्यापत्ति आई थी वो नष्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या, उसका एक वर्ड लिखोगे, स्वरूप अपादानम। तो जैसा था टूट फूट गया था, दोबारा उसे वैसे बनाएंगे, उसके शरीर में पट्टी वगैरह कर देंगे, बैंडेज वगैरह कर देंगे। स्वरूप अपादानम, नया रूप आ गया फिर से। इसके बाद आते हैं पातन संस्कार। तो पातन हम लोगों ने 3 प्रकार का देखा था, ऊर्ध्वपातन, मध्य पातन और तिर्यक पातन, ऐसा देखा था। तो ऊर्ध्वपातन में आता है नाग वंग परित्यज्य। तो नाग और वंग नाम की जो अशुद्धि है ऊर्ध्वपातन से जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अधः पातन आता है, तो उसमें जो नाग वंग शंका मुक्ति
मतलब हमने ऊर्ध्वपातन कर दिया, अब भी हमें डाउट है कि थोड़ी बहुत मात्रा में नाग वंग रह गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका अधःपतन कर देंगे, तो बचा हुआ नाग भी चला जाएगा, तो शंका की मुक्ति हो गई। फिर बगल में लिखा है रसायन योग्यो भवेत। अब इस संस्कार के बाद पारद में रसायन के योग्य गुण आ जाते हैं, रसायन का काम करने लगता है। इसके बाद आता है तिर्यक, तो तिर्यक में आता है कर्मकारी भवेत ध्रुवम। मतलब अगर हमने बोला, मान लो किसी आदमी को अपने बोला कि जाके ये काम कर दो, तो बोलेगा, एक दूसरा आदमी बोलेगा कर पाएगा कि नहीं, तो पहला वाला बोला नहीं, ये पक्का करके आएगा ये काम, तो वही चीज आ जाएगी कर्मकारी भवेत ध्रुवम। मतलब पारद में अब कोई चीज को, स्पेसिफिक चीज को कर्म करने की उसमें क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, समझ गए, कर्मकारी भवेत ध्रुवम। अब एक काम करना, ऊर्ध्व के बगल में लिखना सकल दोष निर्मुक्तौ। ऊर्ध्वपातन है ना, नाग वंग परित्यज्य, उसके बगल में लिखो सकल दोष निर्मुक्तौ। रसायन योग्यो भवेत लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे एक और लिखा है कर्मकारी भवेत ध्रुवम। तो एक छोटा सा वर्ड लिखना, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, इनके बगल में लिखना सरक, सा रा और का। सा से सकल दोष निर्मुक्तौ, रा से रसायन योग्यो भवेत और का से कर्मकारी भवेत ध्रुवम। ठीक है, समझ गए, कर्मकारी भवेत ध्रुवम। अब चलो इसके बाद देखते हैं बोधन। अब क्या होता है ना, यहां से अपनी कहानी थोड़ी बदल जाती है। हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई गई थी ना, उनकी ताकत याद दिलाई गई थी, तो बोधन, बोध कराया गया, किस चीज का, वीर्यम प्राप्नोत उत्तम। अब क्या होगा, पारद में वीर्य प्राप्त हो गया, हनुमान जी को भी ताकत का अपना एहसास हो गया, तो वीर्यम प्राप्नोत उत्तम। पारद की नपुंसकता दूर करके उसे वीर्यवान बनाना, उसी की हिंदी लिखी हुई है, बगल में लिखा है महामुख करह। हनुमान जी को बताया गया कि तुम खूब सारा खाना खा सकते हो, तो उनके खूब सारे मुख हो गए। यहाँ पे संस्कार से मुख का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों को भक्षण करने की कैपेसिटी आ गई उसमें, बहुत सारी धातुओं को वो खा सकता है, इस संस्कार के बाद उसमें क्वालिटी आ जाएगी। इसके बाद आता है नियमन। अब क्या होता है, जो ज्यादा ही बदमाश हो जाए फिर उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है ना। चप्पलत्व निवृत्तये, जब चप्पल पड़ती है तो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है ना, चप्पल पड़ने से चप्पलत्व निवृत्तये, तो ये किसमें आएगा, नियमन में। पारद की चंचलता की निवृत्ति होती है। और दीपन, दीपन तो नाम में ही लगा है कि दीपन से भूख बढ़ता है, तो ग्रास अर्थी जायते सूत, जो खाने को दिया जाएगा, सूत मतलब पारद है, तो पारद सब चीजों को खाएगा। ग्रास अर्थी जायते सूत, पारद की बुभुक्षा वृद्धि हेतु एवं दीपनम वीर तेज वृद्धि। दीपनम, देखो दीपन संस्कार है तो दीपन करेगा, वीर और तेज ऊपर आ चुका था, वीर्यम प्राप्नोत उत्तम था बोधन में, उसकी वृद्धि जो होगी अगले वाले संस्कार में होगी, किसमें, दीपन में। दीपनम वीर तेज वृद्धि लेलिहान बुभुक्षा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा बहिर्मल विनाशनम, कौन सा स्वय संस्कार है बताओ, मर्दन कौन सा, मर्दन 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 व्यापत्ति नाशनम, उत्थापन स्वरूप अपादानम, तापन देख के नहीं पूर्वा, स्वरूप अपादानम। अच्छा ठीक है, नहीं याद हुआ, चलो फिर से करते हैं। देखो एक गंदा सा कपड़ा है, खूब सारी मिट्टी लगी है, उसे सफाई करना है। पहले हमने पारद को उससे रिलेट किया, उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम गर्म पानी में डाल देंगे, तो जो उसमें मल लगा हुआ है वो शिथिल पड़ जाएगा, शिथिल हो गया, फिर उसको क्या करेंगे, मुंगरी लेके अच्छे से पीटेंगे, तो पीटने के बाद उसका जो बाहर का मल है वो निकल जाएगा, तो मर्दन करने से क्या हो जाएगा, बहिर्मल विनाशनम। फिर मर्दन के बाद करेंगे मूर्छन संस्कार, तो मूर्छन करने से क्या होगा, उसका जो सर्वदोष विनाशनम, अब उसमें जितनी भी गंदगी रही होगी सब सफाई हो जाएगी, मूर्छन अंतिम लिमिट हो गई ना, सर्वदोष विनाशनम। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें नष्ट पिष्टकांतम, मूर्छन करने से हड्डियां पसलियां टूटेंगी ना, तो पारद की भी हड्डी पसलियां टूट गई, तो नष्ट पिष्टकारकम पूरा टूट फूट गया, तो बेहोश होकर गिर जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा तो क्या होगा, दर्द उसका चला गया ना,
एक डंडा पड़ने पे चिल्लाएगा। तो रुजाहरम निर्मलत्वम, रुजाहर हो गया और निर्मल हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी थी वो साफ हो गई। अब बोलेगा मैं बदमाशी नहीं करूंगा, ठीक है। उत्थापन में क्या आएगा, वो बोल देगा कि अब बदमाशी नहीं करूंगा, तो बोलोगे चलो अच्छा फिर उठ जाओ, तो उसके कपड़े झाड़ दोगे, धूप वगैरह हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा, मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, जो उसके ऊपर मूर्छा आई थी चली गई व्यापत्ति। फिर इसके बाद पूछा जाएगा स्वरूपपादानम, फिर से उसके जो चोट वोट लगी थी उसके पट्टी वगैरह कर दोगे और फिर से उसी रूप में ले आओगे। इसके बाद पातन संस्कार में चलते हैं। तो जो पातन संस्कार होता है उसमें 3 होता है, ऊर्ध्व होता है, अधः होता है, तिर्यक होता है। ऊर्ध्व वाले से क्या हो जाएगा, नाग वंग परित्यज्य चला गया। उसके साथ ही क्या हो जाएगा, बगल में बताया था सकल दोष निर्मुक्ता, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड टर्म आएगा कौन सा, नाग वंग शंका मुक्ति परित्यज्य, शंका मुक्ति भी चली जाएगी। अब तुम्हें कंफर्म हो गया कि भाई उसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब हो जाएगा तुमको मालूम हो गया कि नाग और वंग नहीं मिला हुआ है, तो तुम रसायन की तरह उसको सेवन कर सकते हो। इसके बाद जो तिर्यक पातन चलते हैं तो वहां पे आता है कर्मकारी भवे ध्रुवम, जो काम कहा है वो काम करके आएगा, कर्मकारी भवे ध्रुवम। और इसके बाद जो हो जाएगा बोधन, बोधन में हो जाएगा वीर्यम प्राप्नोत्तम, बोध कराने से वीर्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, महामुख कर है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मुख कर किसमें हो जाएगा, बोधन। ये बताओ बोधक कफ कहाँ होता है, जीवा में, रचना में ना, तो ठीक है, जीवा हो जाएगा मुख कर है, मुख करने वाला हो जाएगा। इसका नियमन हो जाएगा, नियमन से क्या हो जाएगा, चप्पल पड़ने से नियमन होता है, कंट्रोल होता है, चप्पलत्व निवृत्त है। फिर इसका दीपन आता है, दीपना में ग्रासार्थी जाते सूद, जो उसको ग्रास मतलब होता है खाने की चीज, जो खाने को दोगे वो सब खा जाएगा, सूद, सूद पारद के लिए आया है। और क्या होगा, दीपनम वीरतेज वृद्धि, याद हो गया। अब मैं इसमें कम टाइम दूंगा, तुम लोगों को खुद रिवीजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा इसकी, ठीक है। इसी तरह करना होगा, इस तरह याद हो जाता है। चलो 8 संस्कार और उनके यंत्र देखते हैं। अब जैसे अपन स्वेदन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, दोला यंत्र, स्वेदन के लिए दोला यंत्र। मर्दन के लिए कौन सा यूज करते हैं, मर्दन किए होगे ना तुम लोग, तप्त खल्व, तप्त खल्व यूज करते हैं। तप्त खल्व के लिए कौन सा संस्कार यूज करते हैं, इसके लिए सर वही तप्त खल्व यंत्र ही है। जो खल्व होता है, खल्व कोई गर्म कर देते हैं तो उसे कहते हैं तप्त खल्व यंत्र, ठीक है। उत्थापन के लिए कौन सा संस्कार यूज करते हैं, उत्थापन ऊर्ध्व से होता है ना, उत्थापन में ऊपर उठाएंगे ना तो ऊर्ध्वपातन यंत्र हो जाएगा, इसी को कहते हैं वल्लभी यंत्र। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ये वाला गाना है, उसमें वल्लभ आता है, तो वल्लभ उत्थापन करते हैं ना, भगवान का नाम उत्थापन करता है, तो वल्लभी यंत्र। पातन में तो 3 आ जाएंगे, ऊर्ध्व हो जाएगा, अधः हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा, पढ़ा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा रोधन, रोधन में क्या हो जाएगा, द्रव्य का सत्वपातन, ये चाहो तो मार्क कर लो। तो रोधन किसमें करते हैं, घट यंत्र में करते हैं, घड़े में, रोधन घट यंत्र, ठीक है, ये भूलेगा तुम्हें। इसके बाद ये नियमन में आ जाएगा, तो नियमन भी कैसे करते हैं, दोला यंत्र, झूले को कंट्रोल करके चलाना पड़ता है ना, राउंड वाले झूले होते हैं, कंट्रोल में चलते हैं, दोला यंत्र। और दीपन भी किससे करते हैं, दोला यंत्र। तो सारे में लगभग दोला यंत्र है ना। मर्दन मूर्छन दो में तब तक खल्व यंत्र है, मर्दन करना हो या मूर्छन करना हो दोनों में तब तक खल्व। ऊर्ध्व उत्थापन के लिए ऊर्ध्वपातन आएगा, पातन तिर्यक पातन आएगा, रोधन के लिए द्रव्य सत्वपातन। अच्छे बताओ, जो अपन क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं, किन द्रव्यों से करते हैं, स्वेदन किन द्रव्यों से करेंगे, 4 द्रव्यों से ना, क्षार या अम्ल, दो में से जो हमको सही लगेगा उपयोग कर लेंगे। वही लिखा है क्षार अम्ल द्रव्यों से। मर्दन जो करते हैं किससे करते हैं, ग्रह धूम डाल देंगे, स्टिका चूर्ण डाल देंगे, और राजिका, राजिका कहते हैं सरसों को, ग्रह धूम, स्टिका और राजिका। पूछा नहीं गया ये अब तक, पर फिर भी मार्क करना है। राई होती है ना राजिका, राजिका लिखा हुआ है ना, सरसों को कहते हैं। क्या है राजिका का पर्याय, क्या है, राई ही है सरसों, जी राई मैडम, ही है सरसों, राई को कहते हैं जी, राई बोलते हैं ना सर अपन देसी। बॉटनिकल नेम क्या है, सर राई और सरसों एक ही होता है, क्या, जुड़ता करके है ना, ब्रेसिका जेंसिया, जुड़शिया। ब्रेसिका जेंसिया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मूर्छन में आता है, तो मूर्छन में चित्रक, त्रिफला, घृत कुमारी। तो मूर्छन के लिए याद कर लो चित्रक, चीता को देख के मूर्छित हो जाओगे ना,